बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। खेती बाड़ी है हमारी पहचान, क्योंकि हम हैं किसान। पशु पक्षी से करते हैं हम प्यार, यही तो है हमारा रोजगार। आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं नमिता स्वागत करती हूँ। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको पता ही है कि सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसल काटने के बाद संरक्षण के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दे। 90% अनुदान पर पंप सेट और HDPE पाइप किया जाएगा वितरण। पिछात पत्ता गोभी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं लेड ड्रम हेड। अब समाचार विस्तार से। खरीफ फसल काटने के बाद संरक्षण के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दे ताकि खेत की नमी नहीं उड़ पाए। साथ ही खेत में शीघ्र रबी फसल लगाएं ताकि मिट्टी में बची नमी से रबी का अंकुरन हो सके। मानसून पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए कृषि कार्य को बढ़ावा देने के साथ ही बहुफसलीय कृषि के विकास और छोटे इकाई वाले क्षेत्रों के विकास के लिए 90% अनुदान पर पंप सेट और HDPE पाइप वितरण किया जाना है। इच्छुक कृषक 28 दिसंबर तक भूमि संरक्षण पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। किसान भाई सरसों फसल में आरा मक्खी, भुआ पिल्लू और लाही कीट लगने की संभावना होती है। इन कीटों के प्रकोप से फसल की पैदावार में कमी आ जाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए जैविक तरीका अपनाएं और फसल पर नीम या करंज तेल का छिड़काव करें। किसान भाई, यदि आप सरसों फसल की खेती कर रहे हैं तो आरा मक्खी, भुआ पिल्लू, लाही कीट के नियंत्रण के लिए उपाय करें। बेहतर होगा कि जैविक तरीका अपनाया जाए। इससे कीटों का सही तरीके से निदान होता है और फसल हानि रहित भी होता है। इन कीटों से नियंत्रण के लिए नीम या करंज तेल 5 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाई, अगर सरसों की खेती कर रहे हैं तो शुरुआती स्तर में जो कीट इसमें बताया कि आरा मक्खी है या भुआ पिल्लू है, तो उससे नियंत्रण करने के लिए हम लोग अगर जैविक नियंत्रण, तो हमारे पास जो आपका नीम या करंज तेल है, या इसका हम लोग 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें तो उससे हम लोग इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास जो है लाही इसका मेजर कीट होता है तो उसका भी नियंत्रण हम लोग जो है इसी दवा के साथ कर सकते हैं। पिछात पत्ता गोभी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में लेट ड्रम हेड, सब्याई कैबेज लगाएं। पिछात पत्ता गोभी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल, नेत्रजन 120 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है भिंडी फसल में सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, अब हम आपको बिना रासायनिक दवाइयों के उपयोग किए भिंडी फसल में सफेद मक्खी कीट के रोकथाम के उपाय बता रहे हैं। उपाय बिल्कुल आसान है। आप अपने भिंडी फसल वाले खेत में येलो या डेल्टा ट्रैप लगा दें। सफ़ेद मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो इसमें फंसकर मर जाएंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आज हम जानेंगे जैविक खाद बनाने की विधि और इससे होने वाली फायदे। जी हाँ, आर्थिक लाभ आपको इससे कैसे मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे फीचर के माध्यम से। भारत की बड़ी आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने और ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त करने का दबाव बुरा असर खेत पर पड़ा है। पोषक तत्वों को संतुलित और मिट्टी को स्वस्थ रखना आधुनिक कृषि की सबसे बड़ी चुनौती भी है और जरूरत भी। मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए जैविक खेती और जैविक खाद के चलन को बढ़ावा देना होगा। कंपोस्ट, सड़ा हुआ गोबर, हरित खाद, एस्टोबैक्टर, राइजोबियम जैसे जीवाणु खाद और केचुआ खाद जैविक खाद है जो सड़े हुए कृषि अपशिष्ट, पशुओं के मल और सूक्ष्म जीवाणुओं से तैयार होते हैं। इन्हें राज्य के किसान खुद तैयार कर सकते हैं। जैविक खाद वो खाद है जो जैविक पदार्थों से बनता है, जैसे कि गोबर, फल सब्जी और फसलों के अवशेष और सूक्ष्म जीवाणुओं की मदद से बनने वाले खादों को हम जैविक खाद बोलते हैं। जैविक खाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम केचुआ खाद, हरी खाद, गोबर खाद और सूक्ष्म जीवाणु खाद जैसे एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, इसको भी हम जैविक खाद ही बोलते हैं। और आदि किस्म के खाद होते हैं, और जैसे और घनामृत, जीवामृत, ये भी हम जैविक खाद में ही इसको कह सकते हैं। जैविक खाद का क्या उपयोग है? जैसे आजकल देख रहे हैं हमारी ज़मीनों की उपज और स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है कि लगातार रासायनिक खादों का उपयोग से हमारी मिट्टी की जो उपज क्षमता है, उर्वरक शक्ति है, वो कम होती जा रही है। इसको सुधारने की एक ही उपाय है कि हम जैविक खाद का उपयोग करें। जैसे जैविक खाद ना बल्कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाता है या उर्वरक शक्ति बढ़ाता है, बल्कि उसको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखता है। जैविक उर्वरकों में वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद एक ऐसा खाद है जो अन्य जैविक खादों की तुलना में मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने में सबसे ज्यादा कारगर है। केचुआ का मल ही केचुआ खाद है। इसे आप केचुआ पालकर खुद अपनी जमीन पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए वर्मी बेड तैयार करना होगा। आप अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार कच्चा या पक्का कोई भी वर्मी बेड बना सकते हैं। वर्मी बेड यानी ईंट, सीमेंट या मिट्टी से बनी हौजनुमा संरचना जिसमें मिट्टी, पुआल, पत्तियां, सड़े कृषि अवशेष और गोबर डालकर केचुओं को पाला जाता है। जैविक खाद तो हम अपने ही खेतों में या घर के पिछवाड़े में बना सकते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए सबसे पहले हम वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद के बारे में बता सकते हैं। केचुआ खाद हम अपनी ज़मीन पे बना सकते हैं, वर्मी बेड में बना सकते हैं या परमानेंट वर्मी बेड स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, मटके में बना सकते हैं, रिंग्स जो बड़ी बड़ी रिंग्स होती है उसमें बना सकते हैं। तो हम किसान भाइयों के लिए अगर कोई स्ट्रक्चर उपलब्ध ना हो और अपनी ही ज़मीन पे बनाने के लिए हम एक विधि बताते हैं, जैसे कि आप ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे छाया हो, हवादार हो, ऐसी जगह चुनिए और वहाँ पे जो 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी हो। वहाँ की ज़मीन को आप समतल करके उसका चारों तरफ से उसका मेड़ बना लीजिए, चारों ओर से उस ज़मीन के मेड़ बना लीजिए और उसके नीचे आप पॉलीथीन शीट भी बिछवा सकते हैं। फिर उसकी बनाने की विधि, सबसे पहले तो सबसे नीचे की स्तर पे हम कोई भी मिट्टी या फिर सूखा पॉल, फिर पेड़ों के पत्तियाँ और लकड़ियों आदि रख सकते हैं। इसके उस लेयर के बाद
जो नेक्स्ट लेयर बनाने वाले हैं वहाँ पे हम आधा सड़ा हुआ जो फलों का, सब्जियों का या घासों का अवशेष होता है या आधा सड़ा हुआ गोबर से जो खाद जो बना होता है वो उपयोग करेंगे। उसका लेयर हम 6 इंच लेयर रखेंगे। उसके बाद हम आधा सड़ा हुआ गोबर का एक 2 से 3 इंच लेयर बनाएंगे और हर लेयर के बाद हमें पानी का छिड़काव करना है और उसका नमी जो है 60 से 70% बनाए रखनी है। किसान भाइयों, बर्मी कंपोस्टिंग के दौरान केंचुओं की जीवन रक्षा के प्रति सावधान रहें। बर्मी बेड में केंचुओं को गतिशील रखने के लिए बेड में पर्याप्त नमी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए समय समय पर बेड में पानी का छिड़काव करते रहें। साथ ही एक निश्चित अंतराल पर बेड को पलटते रहें ताकि ऑक्सीजन का संचार होता रहे। केंचुओं को चींटी और चूहों से बचाने के लिए नमक, हल्दी या राख का इस्तेमाल करें। खाद बनने के लिए लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है। सबसे पहले तो हमें क्या क्या सावधानी या क्या क्या केंचुआ खाद बनाने के लिए रखना होता है। नमी हमेशा याद रखें कि नमी हमेशा बनी रहे। 60 से 70% उसमें नमी होनी चाहिए। हमें हर रोज़ पानी उड़े नहीं, इसलिए हमें उसको बोरे से ढकना चाहिए। फिर केंचुआ को जो है कि जैसे चींटियाँ और मेंढक ये केंचुआ के दुश्मन होते हैं या वो खा जाते हैं, तो हमें केंचुआ को उससे बचाए रखना है। उसके लिए हमें बेड के चारों ओर हमें आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम चींटियाँ बेड के अंदर ना घुसे। किसान भाइयों, केंचुआ खाद के अलावे कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। आमतौर पर लोग जमीन पे गड्ढा खोदकर मिट्टी, गोबर, पुआल, पतिया, खरपतवार और कृषि अवशेषों को सड़ाकर कंपोस्ट तैयार करते हैं। इस पारंपरिक विधि में लागत नगण्य होता है, लेकिन कुछ लागत लगाकर नाडेप विधि से कंपोस्ट तैयार करते हैं तो इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। इस प्रणाली में ईंट, बालू और सीमेंट में हौजनुमा संरचना के लिए पक्की दीवार खड़ा करना बेहद जरूरी है। इसमें हर ईंट के बाद एक छेद का स्थान छोड़ना होता है ताकि हवा का आवागमन सुचारू रूप से होता रहे। नाडेप भी एक कंपोस्टिंग मेथड होता है। नाडेप के लिए हमें एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। परमानेंट स्ट्रक्चर होता है वो भी लगभग 2 ईंटा और सीमेंट से बना हुआ एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। उसका भी लंबाई लगभग 2 मीटर होता है और 1 मीटर चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी 1 मीटर की होती है। इसमें ईंटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि अल्टरनेट ईंट के बाद में है ना एक गैप रखते हैं या छेदा रखा जाता है, जिससे अंदर जो भी कंपोस्टिंग होता है उसमें एरिएशन और नमी बनी रहती है। तो उसका नाडेप मेथड में हम गोबर, फिर सब्जियों, फलों और फसलों के अवशेष का उपयोग किया जाता है। इसमें हमें एक लेयर में सब्जियों, फलों का अवशेष डालिए, फिर गोबर खाद या गोबर का पानी का स्लरी बना के उसमें अल्टरनेट लेयर में भरते भरते ऊपर तक ढक देना है और उसमें हर पानी का छिड़काव करते रहना। हर 1-2-3 दिन बाद पानी छिड़काए जिससे नमी बने रहे और उसको ढके रखिए। फिर उसको हर हफ्ते उसको 4-5 दिन के बाद उसको टर्निंग देते रहना है। जैविक खाद के कई लाभ हैं। जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ती है। मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी बढ़ते हैं। मिट्टी की सेहत और उर्वरा शक्ति सुदृढ़ होती है। उपज की पौष्टिकता और स्वाद की गुणवत्ता प्राकृतिक होती है, जिसमें बाजार में आसानी से अच्छे मूल्य पर बेचा जा सकता है। ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में हमें अपनी रखनी पड़ती है खास ध्यान। हमें अपने साथ साथ अपने पशु पक्षियों का भी रखना है खास ध्यान। तो आइए आज हम बातें करेंगे कि जो हमारे किसान भाई बहन मछली पालन कर रहे हैं, उन्हें मछली पालन ठंड के मौसम में किन किन बातों पर सावधानियां रखनी है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। मछली पालक भाइयों, हर मौसम के अनुसार मछली पालन के तौर तरीकों में फेर बदल करना बेहद जरूरी होता है। अभी ठंड का मौसम है और मछलियां ठंड से उतनी नहीं मरती जितनी ठंड से पैदा होने वाली स्थितियों से मरती है। इसलिए इन स्थितियों पर काबू पाने के लिए कुछ सावधानियों पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। इस मौसम में मछलियों की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए तालाब के पानी का तापमान बहुत कम हो जाए तो आहार भी कम दें। मछलियां आहार नहीं खाई तो दाना तालाब के तल पर जाकर सड़ने लगेगा।
मछलियों का तो अलग विचार होता है, लेकिन सर्दियों में ठंड के मौसम में आपको और भी ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा। इसलिए बरतना पड़ेगा, सर्दियों में मछली का जो चलना फिरना घूमना उनका सारे कम हो जाता है। ज़्यादा जब ठंड होने लगता है तब मछली सब हाइबरनेशन, जिसको हम शीत घूम कहते हैं, उसी में चल जाते हैं। बरसात के मौसम के मछली पालन की जो देखभाल है एकदम पूरा अपोजिट है, उसका विपरीत है आपका सर्दियों में मछलियों का देखभाल। इसका आपके 2-3 मेन रीज़न होता है जो मुख्य चेंज होता है, जिसमें आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। एक है इसके खान पान में। बरसात में हम क्या करते, दिन में एक बार तो खाना दे ही देते, हफ्ते में कम से कम 6 से 7 बार देते, लेकिन सर्दियों में एकदम आपको आधा से भी नीचे आ जाना पड़ेगा। कम मिनिमम हो जाना चाहिए, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा दिए तो हफ्ते में आप 3 बार दे सकते। पानी का अगर टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री का ऊपर है तो भी आप 3 बार दे सकते। 60 का नीचे आ जाएगा, कम करना पड़ेगा आपको 2 बार। 50 से नीचे आ जाएगा तो आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। इसका कारण ये है, सर्दियों में उनका मेटाबॉलिज्म रेट, जो उनका डाइजेशन पावर कम हो जाता है, खाना जो जाता है पचता नहीं है, वो पेट में उनके गड़बड़ कर देता है। दूसरी बात है, सर्दियों में अगर खाना नहीं खाते तो पानी का नीचे चला जाता है। पानी का नीचे चला जाता है तो खाना वहाँ सड़ जाता है, सड़ जाता है तो वहाँ पर पानी गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। ठंड में पानी की गुणवत्ता का वैज्ञानिक आकलन करते रहें। यदि पानी की पारिस्थितिकीय मान 6 से कम हो तो पानी अम्लीय माना जाता है। इससे मछलियों का शारीरिक विकास रुक जाता है। तालाब के तल में बरसात में जन्मे पौधे इस मौसम में सड़ने लगते हैं। नीचे की मिट्टी भी दूषित हो जाती है। इससे गैस बनने लगता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मछलियां मरने लगती हैं। दिखना पड़ेगा उसका एल्कालाइन मीडियम कितना है। मछलियों के लिए बढ़िया एल्कालाइन मीडियम होता है 6.5 से 8.5 तक, और 6 के नीचे आ जाए तो पानी एसिडिक हो जाता है, उसमें मछलियों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, और एक चीज़ में देखना पड़ेगा, बरसात के टाइम में क्या होता है, इतने वेजिटेशन हो जाता है, जैसे पेड़ पौधे बढ़ने जाता है वो सारे, लेकिन सर्दियों में ये सारे झड़ने लगता है, सूख जाता है। पत्ता अगर पानी में गिरे ये सड़ जाता है। पानी में जो वेजिटेशन है, जितने ग्रासेस रह गया कि उसके पत्ता रह गया, ये सब सड़ने लगता है। पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होता है, पानी में जो ऑक्सीजन जमा रहता है ये ले नहीं पाता है, मछली तड़पने लगता है। तीसरी जो बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, मिट्टी खराब हो जाता है नीचे वाले, इसमें गैस कभी कभी प्रोडक्शन हो जाता है, जो टॉक्सिक गैस होता है, उससे मछली मर सकता है। इसका कारण और भी है, सर्दियों में ऊपर का पानी ठंड हो जाता है, नीचे का पानी गर्म होता है, तो मछली क्या करता है, ज़्यादातर तो नीचे के लेवल में चला जाता है। अगर नीचे के लेवल में टॉक्सिक गैस रहेगा तो ये मछली मर जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे का मिट्टी को बार बार आपको उसको बारबेड वायर से कि कुदाली से इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। अगर गैस जमा भी हो तो बाहर निकल के आ जाए। ऊपर से इसको आप ट्रीटमेंट भी कराना पड़ेगा। अभी पानी ठंडा होने के कारण मछलियों की सक्रियता कम हो जाती है, इसलिए इस मौसम में मछलियों को ज्यादा ऊर्जा युक्त आहार ना दें, प्रोटीन युक्त आहार कम दें या ना दें, जबकि गेहूं निर्मित दाना अधिक दें। तालाब में गोबर भी नहीं डालें, वरना तालाब के नीचे जाकर सड़ने लगेगा। इस सड़न से विषैला गैस बनेगा, जिससे मछलियों की जान भी जा सकती है। किसान भाइयों, हमारे झारखंड में अभी काफ़ी सुधार हुआ है। बहुत सारे जगह है, ये सरकारी है बेसरकारी है, वो जो मछली का जीरा प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया जीरा हमें मिलते हैं कहाँ से, वो रांची में जो हमारे फिशरी डिपार्टमेंट है, मछली उत्पादन के डिपार्टमेंट है, उसी डिपार्टमेंट का जो जीरा होता है सबसे बढ़िया क्वालिटी होता है। तो किसान भाइयों, आप ट्राई करिएगा, ये सर्टिफाइड जीरा होता है, और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी वहाँ से ही लाते हैं जीरा, और ये जीरा का क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है। आप ये जीरा आपके पास ले जाएंगे और तालाब में ढालेंगे तो निश्चित तौर पे इसका आपका लाभदायक होगा।
ये छोड़ के भी कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, रांची में है जैसे फिश फार्म है, वहाँ से भी आप जीरा ले सकते हैं। लेकिन जब भी लीजिएगा एक चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आप जीरा लेने के टाइम ये सर्टिफाइड हो और उसमें उसको बढ़िया क्वालिटी का हो। कई दफ़ा वो जो है ख़राब क्वालिटी का जीरा आ जाता है, उससे मछली उत्पादन रुक जाता है। तो किसान भाइयों वो 2-3 चीज़ देना पड़ेगा। और लास्ट में एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, जो पानी का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यदि ठंड के मौसम में मछली का जीरा लाना हो तो सत्यापित और विश्वसनीय स्थान से ही मछली का जीरा लें। जीरा खरीदने से पहले जांच लें कि वो रोगग्रस्त या संक्रमित ना हो। मछली जीरा के लिए मत्स्य निदेशालय डोरंडा रांची या जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तालाब में जीरा डालने से पहले तालाब का उपचार करा लें। इसके लिए तालाब में अनुशंसित मात्रा में साइफेक्स दवा, पोटाशियम परमैंगनेट और लाइम स्टोन डालें। इस उपचार से मछलियों को मौसम जनित कई संभावित बीमारियों से बचा सकते हैं। सर्दियों का टाइम में अगर आप तालाब का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसमें आपका मछली का मरने का खतरा रहता है। इसमें 3-4 दवाई जो है आप दे सकते हैं। इसमें एक साइफेक्स है, उसमें करीब आपको 400 ग्राम पर एकड़ में देना पड़ेगा। दूसरा है पोटाशियम परमैंगनेट हो गया, 1 से 2 किलो पर एकड़ में देना पड़ेगा। अगर लाइमस्टोन दीजिएगा तो 50 से 60 किलो आप पर एकड़ में देना पड़ेगा। ये दे के आप पानी में ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन लाइमस्टोन देने का टाइम में आपको सावधानी बरतना पड़ेगा कि ये पूरा तालाब में फैल जाए। एक ही जगह में आप डाल दीजिएगा तो वही रह जाएगा, वो तालाब में इतना स्प्रेड नहीं होगा। तो जगह में तालाब में घूम के, चाहे छोटा सा बोट ले ले, चाहे हाथ में जाए, आप दे दे तो घुमा के दीजिए। सारे दवाई ऐसा करिए, एक जगह में नहीं दे के पूरा तालाब में उसको छिड़काइए तो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट होगा। और इसी से मछलियों का कोई बीमारी जैसे सर्दियों में ज़्यादा आता है, रॉट हो जाता है, फिर इनका बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाता है। स्किन में आप देखेंगे हमेशा लाल स्पॉट हो जाता है और उससे उसका इन्फेक्शन हो जाता है और इसको वायरल इन्फेक्शन भी होता है। तो ये लाइम ट्रीटमेंट करेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट की साइफेक्स दीजिएगा तो ये ट्रीटमेंट हो जाता है। मछली का बीमारी नहीं आएगा, मछली का बढ़िया ग्रोथ होगा। मछली पालक भाइयों, ठंड के मौसम में तालाब के पानी और मिट्टी का उपचार करें तथा मछलियों को अनुशंसित आहार दे तो उन्हें मौसम के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। मछलियां निरोग और स्वस्थ होगी तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा मुनाफा होगा। समय हो गया आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आपको हर बार की तरह याद दिला दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। साथ ही साथ कृषि दर्शन के हर अंक को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातों रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप दीजिए इजाजत ताकि अगले अंक में फिर से नई जानकारी के साथ हम आपसे रूबरू हो सके। नमस्कार, जोहार।